नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष दूसरे एपिसोड में आया हूं। गांव की सरकार आपकी सरकार। आज हमारे साथ परिचर्चा में होंगे पूर्व युवा कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहे हमारे प्रताप सिंह नेगी जी, जो एडवोकेट है। उनकी जीवनी के बारे में हम समझेंगे, वो किस प्रकार से उन्होंने राजनीति का सफर उन्होंने अपने दौरान शुरुआत की, और अभी तक वो जो है जिस प्रकार से राजनीति संभाल रहे हैं और अपना कार्य के साथ साथ और देश को जो है हमारे किन्नौर को अग्रसर की ओर वो भी योगदान कर रहे हैं। तो इसी विषय पर राजनीति से लेकर हमारी जो है इनसे परिचर्चा होगी। कुछ कानूनी हम सलाह भी जानेंगे कि पंचायत में अगर हम किस प्रकार से कानूनी चीजों को हम लेकर आगे आगे लड़ सकते हैं, वो चाहे शासन हो, प्रशासन हो, किसी कंपनी के अधीन हो। तो इनसे बहुत सारी चीजों को हम समझेंगे। मंच पर बुलाता हूँ मैं आदरणीय। नमस्कार सर, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में स्वागत है जी। नमस्कार जी। आप सबका स्वागत हाँ है। धन्यवाद आपका। पहले तो मुझे आपने मौका दिया आपके इस चैनल में आने के लिए। जी जी, आपने आपने बहुत कीमती समय निकाला और हमारे किन्नौर के लिए, हमारे एमसीएन पेज के लिए, हमारे जनता के लिए, इसके लिए तहे दिल से आभार। धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय प्रताप सिंह नेगी जी, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है एक पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी जो जो इनकी जो राजनीति का सत्र है जो कॉलेज लाइफ से हुआ है, 1998 में ये एनएसयूआई के सेक्रेटरी रह चुके हैं। उसके बाद 2001 में 2001 में एचपी यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी रह चुके हैं। और ये रामपुर कॉलेज में 1999 में भी ये कॉलेज में जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और 2003 में एचपी यूनिवर्सिटी से एससीए का जो है इन्होंने पदभार संभाला है। राज्य सेक्रेटरी जो है 2006 एनएसयूए में जो है राज्य जो सेक्रेटरी का पद होता है उन्होंने संभाला है। किन्नौर यूथ कांग्रेस में 2009 से इन्होंने ज्वाइन किया और 2011 में यूथ कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने थे। 2011 से 20 तक का ये सफर इनका एचपी स्टेट फाउंडेशन में ये मेंबर बने हैं एनएसयूआई कॉलेज के दौरान। अब हम इनकी बहुत सारी जो है राजनीति जो है सफर रहा है। और आपको तो पता है कि राजनीति का सफर जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आदमी की एक स्वच्छ छवि बनाने के लिए, पब्लिक के साथ एक संपर्क बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए आपको हर चीज को संयम रखना पड़ता है। आपको विपक्ष की चीजों को भी संयम रहना पड़ेगा, अपने आप को भी संयम रहना पड़ेगा। और किस प्रकार से वो कार्यशाली में अग्रसर हुए, इस बारे में हम जानेंगे। और साथ ही ये एक बहुत अच्छे एडवोकेट भी है, रामपुर में कार्यरत है, और अपने कार्य को साथ रहते रहते राजनीति में किस प्रकार से ये योगदान देते हैं, कैसे समय निकालते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। महोदय जी, आपका जी आपका जो राजनीति का सफर जो शुरू हुआ है 1998 से, तो आप जी बताएंगे जो आपका जो 1998 से जो सफर हुआ है, तो किस आधार पर आप राजनीति में आए? क्या आपके घर से भी राजनीति से जुड़े ताकि उनका प्रभाव आपको पड़ा हो, या फिर आपको जोश या उत्साह उमंग जैसे एक जवानी का एक तरंग लहरता है उस हिसाब से आप जो है राजनीति में कूदे? जी, मैं सबसे पहले तो हिमाचल में कहना चाहूंगा, राजा वीरभद्र सिंह जी की शख्सियत और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर ही मैं रामपुर में पढ़ता था। तो उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने एनएसयूआई ज्वाइन किया। धीरे धीरे मैं जब एनएसयूआई में काम करते गया तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया। लोगों की सेवा करने का मौका मिला। कॉलेज में जब हम लोग एनएसयूआई की वर्किंग करते थे तो लोगों से, नए नए लोगों से अट्रैक्शन करने का मौका मिला। उसके बाद यूनिवर्सिटी गए, वहां भी ऐसा लोगों से मिलते गए, समाज सेवा किया, एनएसयूआई के लिए काम किया। धीरे धीरे हम इस तरह अपनी एक राजनीतिक सीढ़ी को मैं
चढ़ता गया धीरे धीरे। आज मैं पूर्व में युवा कांग्रेस किन्नौर का अध्यक्ष रह चुका हूँ। मेरे घर से कोई भी परिवार या कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। इकलौता मैं हूँ जो मैं राजनीति में हूँ। और इसके लिए माँ बाप का आशीर्वाद, उनका सहयोग भी रहा है। हमारे घर में फैमिली मेंबर्स है, वाइफ है, बच्चे हैं, सबके आशीर्वाद से आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। बहुत हाँ, अच्छा एक सर। चीज कहना देखिए। चाहूंगा। जी किन्नौर जी। की बात करना चाहूंगा। किन्नौर में माननीय जगत सिंह नेगी जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। और अगर हिमाचल के अंदर आज की डेट में देखा जाए, जो युवा हमारे विधायक है शिमला ग्रामीण के विक्रमादित्य जी, उनकी कार्यशैली से भी बहुत प्रभावित हूँ। आपने सवाल किया था कि मैं राजा वीरभद्र जी की कार्यप्रणाली से बहुत संतुष्ट होकर मैंने ज्वाइन किया है। तो थोड़ा-सा आप प्रकाश डालेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जो 7 बार उन्होंने हमारे हिमाचल में जो है एक बहुत बेहतरीन काम किया है। थोड़ा आप उन पर जी, प्रकाश डालेंगे आप? देखो, राजा साहब के बारे में जितना बोल सके वो कम है, क्योंकि आपको पता है हिमाचल के अंदर ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिमाचल को संवारा है। हमारे किन्नौर की बात करना चाहूंगा तो आपको पता है किन्नौर में भी जिस प्रकार से राजा साहब का एक अपना परिवार है, अपना घर है। तो राजा साहब के बारे में जितना भी बोले वो शब्द कम है, क्योंकि पूरा हिमाचल वीरभद्र सिंह की शख्सियत से रूबरू है। उनको भगवान के रूप में हिमाचल प्रदेश में माना जाता है, पूजा जाता है। किन्नौर के अंदर राजा साहब हमारे घर के परिवार के लोग हैं। उनका जो किन्नौर और रामपुर की रियासत है वो आपको पता ही है। जी, हमारा जो इस पेज का मकसद ये नहीं है कि किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार करना। हम सभी जी जी राजनीतिक जी दलों को मंच में बुलाते हैं और उनकी जो है जो देश के प्रति और हमारे गांव समाज के प्रति जो योगदान है और उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनकी जो करने की जो कार्यशैली हम आप सबसे रूबरू कराते हैं, ये जी हमारा एक मकसद है। तो मैं ये जो मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे पूर्व जो वीरभद्र जी है, उनका हमारे किन्नौर का पर बहुत ज़्यादा एक काम किया है और बहुत बहुत आगे हम मैं 75 में मेरी पैदाइश है और जब मैं थोड़ा जानकार आगे से जाता रहा तो मैंने काफ़ी नज़दीकी से उनको देखा है किस प्रकार की उनकी जी कार्यशैली है, किस प्रकार से वो काम करते हैं। और हमारे किन्नौर क्या पूरे हिमाचल को इन्होंने बहुत अग्रसर किया है। धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आती है, नए-नए परिवर्तन आते हैं, तो ये परिवर्तन भी होता है। तो अब हम जानेंगे, आपने कहा था दूसरा सर, मैं आदरणीय जगत सिंह नेगी जी के साथ जो है जो एक उनकी कार्यशैली को प्रभाव होकर जुड़े थे। तो आप पहली बार जगत सिंह नेगी से कहाँ मिले थे? आपको कुछ याद है? जी, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, जब हम एनएसयूए में काम करते थे, तब हम माननीय विधायक जी ये किन्नौर के हुआ करते थे, तब उनसे रूबरू होने का मौका मिला है। जी, तो आपने उनके अंदर में क्या ऐसी खूबी देखी कि आप प्रभावशाली हो गए? माना कि आप एनएसयूआई तो उनके आपने अंदर पहले ज्वाइन किया, नेगी साहब तो बाद में आए होंगे। उनके अंदर जो काम करने की इच्छा, लोगों के प्रति जो समर्पण की भावना है, और जो सोशल वर्क जिस प्रकार से गरीब आदमी को, किन्नौर को जिस प्रकार से वो एक नए मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, खासकर मैं कहना चाहूंगा जो गरीबों के साथ जो न्याय करते हैं, वो काफी काबिले तारीफ है। और हम उनकी कार्यशैली से तभी प्रभावित हुए जब हमने देखा कि ये आदमी है जो किन्नौर को काफी बुलंदियों पे ले जा सकता है। मान्यवर जी, जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे एसएफआई हो गया, एनएसयूआई हो गए और आपके अखिल भारतीय परिषद हो गए। तो आपने किस प्रकार का मन ढाल के एनएसयूआई में ढाला? क्या आपकी जो है जो घर में आपके पूर्वज रहे हैं, वो क्या कांग्रेस उसके रहे हैं? देखो, मैंने पहले ही कहा मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। जी हाँ, मेरे दादाजी जरूर कांग्रेस का नाम लिया करते थे। घर में एक जी। माहौल उनका एक कांग्रेस के प्रति था, मगर वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। मैं जानना चाहूंगा, जब कांग्रेस जो बीजे मतलब
जो कॉलेज लाइफ होता है, कॉलेज लाइफ में बच्चों का हुड़दंग बहुत ज्यादा होता है, बस छोटी जी छोटी बातों को हड़ताल करना, तोड़ फोड़ करना, ये करना वो करना। क्या ये आप भी जुड़े होंगे इन्हीं चीजों पर, क्या किन किन जी। किन मुद्दों पर जो है इस प्रकार का जो संगठन करते हैं, सभी पार्टियां क्या क्या मुद्दे लेकर आप लोग हड़ताल पर बैठते, या फिर आंदोलन करते, या फिर रैलियां निकालते? कॉलेज लाइफ की बात है। देखो, कॉलेज लाइफ में तो काफी सारे मुद्दे होते हैं जो छात्रों से रिलेटेड होते हैं। उन्हीं को जी लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम जो है छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित करें। तो इस प्रकार के कई मुद्दे होते हैं अपने अपने। कोई स्टेट लेवल का मुद्दा होगा, कोई अपने क्षेत्र का मुद्दा होगा, या उस कॉलेज से रिलेटेड कोई मुद्दा होगा। तो इस बारे में तो काफी मुद्दे होते हैं, समय समय पे चलता रहता है, तो उसी को लेकर छात्र लोग आंदोलित रहते हैं। आप एनएसयूआई के दौरान आप सेक्रेटरी भी रह चुके हो, अध्यक्ष भी रह चुके हो। इन दोनों में से सबसे ज्यादा टफ काम कौन सा है, सेक्रेटरी पद का या फिर अध्यक्ष का? ना देखो, जब आप एक किसी संगठन के मुखिया होते हैं तो आपने उस संगठन को चलाना भी है, उसको संवारना भी है। तो सबसे टफ काम अध्यक्ष का ही होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एमसीएन के डायरेक्टर ने कहा कि आदरणीय प्रताप जी, एमसीएन पेज पर आने पर हार्दिक स्वागत है, राम प्रकाश नेगी। धन्यवाद आरपी नेगी जी, आपका भी। और आप दोनों को मैं बधाई देना चाहूंगा। आपने जो एक किन्नौर के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है सामाजिक मुद्दों को लेकर, पंचायती राज जी मुद्दे को लेकर, वो काफी तारीफ है। और आशा करूंगा आपका ये जो चैनल है एमसीएन फेसबुक पे, वो ज्यादा से जी ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे और एक समाज में आप एक मिसाल पैदा करें। जी, हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि हम केबल नेटवर्क के जरिए तो हम काफी काम कर रहे हैं, हमको कम से कम 20 साल हो गया। तो हमने सोचा कि दूर जी दराज लोग रह रहे, अब तकरीबन जेबों में भी फोन है लोगों के, जैसे चाहे वो हमारे गद्दी लोग हो, पालस लोग जिनको हम बोलते हैं, या कंडे में काम करते हैं, तो अछूते रहते हैं किन्नौर के बारे में जानने हाँ में। जी। कई लोग हमारे किन्नौर के बाहर जो जॉब कर रहे हैं देश विदेश में, वो अछूते हैं किन्नौर से। तो हमने सोचा कि मोबाइल के जरिए एक किन्नौर का जो है एक एक चीज को हम बाहर पहुंचाए अपने अपनों तक। जी जी, बहुत बहुत जी काबिल तारीफ है। जी आदरणीय, अब आपसे एक मुद्दों पर ही आती है राजनीति जो है। 2021 का पंचायती चुनाव राजनीति राजनीति शुरुआत हो चुकी है। तो हाँ जी। पंचायत में जो इलेक्शन होता है, जो अभी जो इलेक्शन हो गया, जो कई जगह निर्विरोध चुने गए और कई जगह जो है अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या दोनों में समानता और भिन्नता क्या है सर? निर्विरोध चुनना सही है या फिर चुनाव लड़कर आना सही रहेगा? देखो, ये जो पंचायत के चुनाव है इसको विधानसभा का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। और जी आजकल पंचायती राज के चुनाव जोरों शोरों से चल रहे हैं। मगर इसमें क्या है कि पार्टी बेस्ड इलेक्शन तो होते नहीं है। जी पंचायतों में आपके स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय जी रिश्तेदारी देखी जाती है, आपका पिछला बैकग्राउंड देखा जाता है, आप कितने जी सोशल है वो देखा जाता है, और आप कितने कैपेबल है ये देखा जाता है। तो ठीक है, जहां तक निर्विरोध चुनने की बात है, ये भी काबिले काबिले तारीफ है। जी निर्विरोध पंचायतें भी होनी चाहिए। आज की डेट में काम करने वालों को मौका भी देना चाहिए, उनको आगे भी लाना चाहिए। तो निर्विरोध भी काफी हद तक ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हाँ, इलेक्शन लड़के आप जीत कर आ रहे हैं तो शायद मैं समझता हूँ आप में काम करने की जो इच्छा है वो ज्यादा होगी। जी, बहुत अच्छा। सर, आप एडवोकेट भी हो, साथ में आप जो है, आप राजनीति और अपने काम के बीच में किस प्रकार का आप समय निकाल पाते हो? ये बड़ा। अचानक ही कभी कभार जो है वहाँ डेट भी हो सकता है आपका किसी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप कैसे आप एडजस्टमेंट करते हो? आप तकरीबन हर फंक्शन ये में आप मेरी निकलते हो? ये मेरी जिंदगी का बड़ा टफ सवाल है, आपने पूछा है। जी सही में कहा, मैनेज करना बहुत टफ होता है। एक तरफ वकालत करो, एक तरफ जी राजनीति करो। तो कई कई बार जो है हमको अपनी जगह अपने किसी कुलीग को की हेल्प लेनी पड़ती है। कभी मुझे जी लगता है यार ये राजनीतिक फंक्शन इसको अटेंड करना ज्यादा जरूरी है, तो हम अपने साथ जी कुलीग्स होते हैं हमारे, क्योंकि वकालत एक ऐसी चीज है, अकेले ये वकालत नहीं होती है। जी अलग अलग ऑफिसों में दो या तीन या चार लोग आपस में मिल के वकालत करते हैं। तो बस उनके सहयोग से धीरे धीरे वकालत भी चलती रही है। बहुत अच्छा।
जैसे कि प्रताप नेगी जी ने बताया कि हर चीज को एक संयम और तालमेल बना के जो है काम करना पड़ता है, क्योंकि राजनीति के द्वारा समाज सेवा भी करना उनका एक फर्ज बनता है, और फिर अपने काम के द्वारा भी लोगों को अपना सेवा देना फर्ज बनता है, और ये दोनों जगह बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो आगे की और क्या क्या गतिविधियां इन्होंने अपने राजनीति में आकर अपनी पार्टी के लिए किया और किन्नौर के लिए किया, इसके बारे में हम जानेंगे, और आगे इनका भविष्य में क्या राजनीति में इनका एक रोल रहेगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आप जितने भी हमारे दर्शक अमसिन पेज के साथ जुड़ रहे हैं, कृपया इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर और जो है कमेंट्स करें, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। आपको जो भी सवाल पूछना है, चाहे कानूनी सवाल हो, चाहे पंचायती से रिलेटिव हो, निजी के अलावा, और आप सवाल पूछ सकते हो। हमारे मंच पर बैठे हैं एडवोकेट हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी जी। आदरणीय, आपके लिए सवाल आया है जी। मैं पढ़ता हूँ। आप भी पढ़िए। श्री प्रताप सिंह नेगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिकांग पीओ में पिछले 4 सालों से ऑर्थो डॉक्टर नहीं है, और ना ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। बहुत परेशानियां झेलना पड़ रहा है किन्नौर वासियों को, और अल्ट्रासाउंड नहीं होते हुए भी ऑपरेशन नहीं हो रहे, ऐसा क्यों? अच्छा, ये सवाल एक जायज है क्या? पीओ के हॉस्पिटल में इस प्रकार की परेशानियां शुरू हो गई है क्या? देखिए, जब कांग्रेस का सरकार का शासन था, तब पीओ जी। का हॉस्पिटल हिमाचल के अंदर सबसे नंबर 1 कायाकल्प के तहत आया था। इसको इनाम भी दिया गया है। उस टाइम जी। लगभग सारे विशेषज्ञ डॉक्टर वहां कार्यरत थे। अभी पिछले 3 सालों से भाजपा की सरकार है, वहां पे काफी डॉक्टरों की कमी है। पिछले दिनों मैंने खुद इस मुद्दे को, और हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने इस मुद्दे को लेकर हमने रिकांग पीओ के धरना भी दिया था। काफी हमारे जो डॉक्टर्स थे उनकी उनको यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह भेजा जा रहा था, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, रही बात अल्ट्रासाउंड मशीन की, मैं आपको बताना चाहूंगा पीओ के अंदर जो अल्ट्रासाउंड मशीन लगी है, वो माननीय जगत सिंह नेगी जी के द्वारा लगाई गई है, और हिमाचल हिमाचल प्रदेश में उस समय हमारी सरकार थी, उनके द्वारा लगा। और ऐसी मशीन है जो पीजीआई के बाद रिकांग पीओ में लगी है। हाँ, दुर्भाग्य है उसको चलाने वाला आज की डेट में नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने समय समय पर मीडिया के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधीश महोदय को, हमारे सीएमओ साहब को समय समय पर हम आगाह करते रहे, मगर अभी तक भी देखा गया है कि किन्नौर के अंदर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, जो बेहद दुखदायी है। आदरणीय, मेरा एक सवाल है, सामाजिक सवाल ही है। अ, जैसे आपका शिक्षा स्कूल हो गया, ठीक है जी, और हॉस्पिटल हो गए, कोई भी कमियां होती है तो हम पक्ष विपक्ष को आपस में गाली गलौज करते हैं। जबकि ये जो है, जो हॉस्पिटल का मुद्दा, इसमें पक्ष विपक्ष का तो कोई रोल होना नहीं चाहिए, ये तो सामाजिक है, जनप्रतिनिधियों का हक है इसमें। तो ये जो पार्टी, दूसरी पार्टी या आपकी पार्टी जो भी आती है, ये सवाल क्यों उठता है? ये लापरवाही क्यों होती है ऐसा? एक्चुअली में देखो क्या है, जब जिसकी सरकार होती है उसी के तहत जो प्रशासन है, प्रशासन का तंत्र है, जो भी अमली जामा है, उसी के तहत चलता है। जब आज जी। हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों का फर्ज बनता है, भाजपा के नेताओं का फर्ज बनता है कि वो अपने एरिया में, अपने आसपास जो है, स्कूल है, चाहे आपका हॉस्पिटल है, या कोई और जो भी हमारे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको देखें। विशाल जी, जब कभी इस प्रकार का सवाल आता है, तो हमें भी प्रशासन से जाकर, वहाँ आप अगर नज़दीक में कहीं आप पीओ में संपर्क रहे, तो इस प्रकार का पहला डीसी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस से हमारे को जांच पड़ताल करना चाहिए, क्या कारण है क्या नहीं है, क्योंकि पार्टियां तो दोनों साइड जो है पक्ष विपक्ष करते रहती है। असली गहराइयों को जानना भी बहुत जरूरी है। महोदय जी, धन्यवाद, आपने जवाब दिया। पंचायती राज का जो पंचायती राज में जो एक व्यवस्था होती है ना सर, तो कभी कभार जो है कानून की एक सहारा लेना पड़ता है। तो क्या पंचायत जो है किसी कानून का सहारा ले सकती है किसी, जैसे मैं गिनाता हूँ,
अब हमारा रॉयल्टी का प्रॉब्लम आ रहा है। रॉयल्टी के लिए कोई भी मतलब आपकी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, कहने का मतलब है ये कंपनियों के साथ तालमेल नहीं बना पा रही है, ना वो समय दे पा रहे हैं, ना हमारी सरकारों को समय है। ना पंचायत कंपनी तो ढीठ हो गई है, और वो ढीठ ही बनेगी, क्योंकि कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे दिग्विजय से बात हुई तो उनको तो ऊर्जा मंत्रालय का एक वो मिला है, वो तो शासक मतलब गोद में बैठे वाले मानेंगे। तो क्या हमारे को ऐसे टाइम में कानून का सहारा लेना चाहिए? ऐसा प्रावधान बिल्कुल, है कि हम कानून के जरिए भी लड़ सके? बिल्कुल। आपका कानूनी हक है, आप अपनी हक की लड़ाई को कोर्ट के माध्यम से लड़ सकते हैं, प्रशासन के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। तो आपका हक है। आपको जो भी लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं उसको कंपनी या स्थानीय प्रशासन द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। तो हमारा जो रॉयल्टी का मुद्दा है, ये हम कोर्ट के द्वारा भी ले सकते हैं क्या? जी जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अब तकरीबन आप तो जानते होंगे महोदय कि कोर्ट प्रक्रिया में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया कम से कम 20-20 30-30 साल चलती है, एकदम तो होता नहीं है। तो इस वजह से गांव वाले भी नहीं, पीछे हटते हैं। अभी मैं आपको नहीं। बताता हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए सर। करछम वांग तो के एक तो आजकल क्या है सर, इस प्रकार के एक हिसाब से ऐसे तैयार हो गए हैं लोग, कि हाँ भाई, 1000 रुपए दे दो, 600 रुपए दे दो, हमने वकील बनाया, ऐसे पैसे इकट्ठा करते बाद में लापता हो जाते। ऐसे हमारे करछम मुक्ति के दौरान जो है, इन्हीं लड़ाइयों के लिए जो काफी लोगों ने 1000-1000 रुपए जमा किए, कईयों ने 10-10 हजार रुपए जमा किए, लेकिन आज उस केस का कोई पता नहीं, सब सब लापता हो गए। इस वजह से हम लोग पीछे हटते हैं। इसमें तो मैं समझता हूँ नालायकी फिर उन लोगों की है जिन्होंने लोगों को ठगा ठगा है, अंधकार में जी रखा है। आप उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी किया है। और रही बात कोर्ट में समय लगने की, तो मैं आज की डेट में आपको बताना चाहूंगा वो जमाना जा चुका है। आज की डेट में जो जितने भी हमारी कोर्ट्स है उसमें ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स भी चलती है। आजकल कोरोना का दौर है। पिछले मार्च से लेकर अभी तक जितने भी कोर्ट में सुनवाइयां हो रही है वो ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है, ताकि लोगों की या कोई जो मुद्दे होते हैं, जो जरूरी मुद्दे होते हैं जिसमें कोर्ट को अपना पक्ष रखना होता है, वो लोगों के साथ ना छुटे। अब वो जमाना चले गया जब किसी टाइम में जो है ना मुद्दों केस जो है काफी 20-20 साल 10-10 साल लगते थे, मगर आज की डेट में ऐसा नहीं है। जी जी आज की डेट में स्पीडी वर्क्स बहुत ज्यादा है कोर्ट के अंदर। जी। तो मैं तो समझता हूँ कहने का ऐसा नहीं है। मतलब, लोगों के अंदर जो गलत भावना है उसको अब दूर करना चाहिए। आज की डेट में अब जो है इतना टाइम नहीं लगता है। आज की डेट में बिल्कुल टारगेटेड केसेस होते हैं, उसको बिल्कुल टारगेट के हिसाब से केस की जो है सुनवाई होती है। आप अपने आइडिया से थोड़ा सा, आपका एक्सपीरियंस है, ये बताएंगे अगर रॉयल्टी का केस हमारे पगरामंग एरिया से सारे इकट्ठे हो जाकर केस करते तो कितना साल लगेगा? 1-2 साल, 3 साल, 4 साल? थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हिसाब से। मेरे हिसाब से 2 या 3 साल में हो जाना चाहिए। जी। हाई कोर्ट के अंदर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। आपके लिए एफसी नेगी ठाकुर, पूरे अध्यक्ष प्रताप नेगी जी, बहुत बहुत बधाई हो। उनके कार्य काल बहुत ही अच्छा रहा, अधिक से अधिक युवा लोगों को आपने जोड़ा है, और आपके साथ काम करने का बहुत ही अच्छा रहा। आज आपके आपकी कमल दिख रहा, आपकी मतलब काम किया हुआ दिख रहा है आप ग्राउंड में। धन्यवाद भाई एफसी। आप जैसे युवाओं का साथ रहा, जो मैंने अपना पिछले 9 और 10 साल का जो कार्यकाल है बड़े अच्छे तरीके से और बड़े स्वादपूर्ण तरीके से निकाला है। आप जैसे लोग पार्टी के अंदर आए, समाज में एक अपना योगदान दे, बस यही कामना करता हूँ। सर, आपके लिए एमसीएन का ये सवाल है, राम प्रकाश नेगी का। महोदय जी, जिस तरह से किन्नौर में बीजेपी में दो ग्रुप बने हैं, आपको मालूम है कि आपसे सवाल है, निगम भंडारी जी हिमाचल में यूथ अध्यक्ष बने हैं, किन्नौर के लोग अब नया चेहरा देख रहे हैं। क्या आने वाले समय में कांग्रेस में भी दो ग्रुप देखने को मिलेगा? आप एकजुट होकर काम करेंगे? कांग्रेस पर देखो, सवाल है ये। ये ना हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, ना किन्नौर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। यहाँ पे हमारे सर्वमान्य नेता आपको पता है सिर्फ जगत सिंह नेगी जी है। हाँ, निगम भंडारी जी एक युवा चेहरा उभर कर आए हैं हिमाचल प्रदेश में। युवा कांग्रेस की इन्होंने हाल ही में कमान संभाली है। तो ये तो एक प्रोसेस है, कोई आएगा कोई जाएगा, ये चलता रहेगा पार्टी के अंदर। पार्टी में कई लोग आते हैं कई जाते हैं, तो
बुजुर्ग भी आएंगे, युवा भी आएंगे, सबके तालमेल के साथ एक जो है पार्टी का काम चलता रहेगा। तेजू नेगी, पोषण लिपा जी, धन्यवाद तेजू जी, आप हमारे मंच से जुड़े, आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहते हैं। ये तेजू जी हमारे जो है किन्नौर से जो है टीएस नेगी वेलफेयर जो है एक सोसाइटी, इनकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, ब्लड डोनेशन का काम करते हैं सर शिमला के अंदर में, और वाह वाह हमारे वाह, मंच से क्या जुड़े बात है, रहते क्या हैं। बात है। जी और तेजू भाई, आप आप जैसे सर। युवाओं का सहयोग इस समाज के अंदर रहना चाहिए। मैं खुद कई बार, 9 9 10 बार मैं खुद ब्लड डोनेट कर चुका हूं। मगर अब कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं चाहता तो हूं ब्लड डोनेट करना, पर कर नहीं पा रहा हूं। मगर जब मैं हमने एनएसयूआई में एक राजनीतिक अपना सफर शुरू किया था, तो वहीं से हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे। इवन कि राजनीति हमने में हिमाचल सबसे प्रदेश पहले यूनिवर्सिटी में भी लगाया, मैं एक थोड़ा रिकांगपिओ सा के जोक अंदर लगाया। सुनाऊंगा। मैं जी थोड़ा सा जी जोक सुनाऊंगा सर, राजनीति के सफर में जी जी। यही होता है, पहले खून दो बाद में खून चूसो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे चलिए ब्लड देने में आपका अभी भी कोई सब। गुरेज नहीं है। आप, जी अगर आपको अगर ऐसा लगता है तो आप मेरा जो है ना नाम, आप यहाँ आईजीएमसी में भी रिकॉर्ड है, इधर हमारे रामपुर के अंदर खनेरी हॉस्पिटल है, वहां पे भी रिकॉर्ड है, पीओ के अंदर है रिकॉर्ड। तो आप, ऐसा कुछ नहीं है, पर डॉक्टर आप खुद मना करते हैं कि ब्लड नहीं दे सकते आप। अदरवाइज हम तो खुद ब्लड देने में बड़ा यकीन रखते हैं। जब हमने एनएसए में अपनी शुरुआत की थी, राजनीतिक शुरुआत, तो हमने ब्लड डोनेशन के तहत ही की थी। और उसी को क्रम जारी करते हमने युवा कांग्रेस के अंदर भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, बाबा नगर में लगाए, रिकांगपिओ में लगाए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। तो ये तो चलता रहता है। ये एक समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा देना भी ठीक नहीं है। धन्यवाद। मैं यही कहता हूं कि एमसिन से जितने भी जुड़े हुए फॉलोअर्स हैं और पेज से जुड़े हुए जितने भी हमारे जो है किन्नौर वासी है, सबसे यही आग्रह करता हूं, जरूर एक बार जब भी आप अपने आसपास जाते तो ब्लड डोनेशन कीजिए, क्योंकि जी ब्लड बिल्कुल। डोनेशन जो है सबके काम आएगा, हमारे काम आएगा। और हमारे तेजू जी का एक प्रोत्साहन बढ़ाइए, क्योंकि किन्नौर के जितने भी साथ तेजू के साथ जुड़े हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि शरीर है, कभी ना कभी जंग हमें भी लगना है, हमारे लोग, हमारे परिवार, हमारे रिश्ते नाते सबको काम आना है। ब्लड एक ऐसी चीज है जो जाति पात रिश्ते नाते कुछ नहीं देखता है, आपके लिए काम आएगा, किसी भी धर्म को, किसी भी लोगों को। ये बोलते हैं ना, धार्मिक बोलते हैं, बहुत अच्छा मतलब एक जीवन में एक दिल बार से किया काम रक्तदान करना जरूरी है। मैं तो ये आपके समझता लिए। हूँ, जीवन में रक्तदान करना जरूरी है। सर आप जैसे आदरणीय लोगों के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में विकास हुआ है, परंतु आजकल राजनीतिक लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। ये सही बात है, इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे? आप जैसे आदरणीय लोगों के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में विकास होता है, परंतु आजकल राजनीतिक लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। राजनीतिक लोगों को तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ही समाज सेवा है। आप अगर जी राजनीति में जुड़े हैं तो समाज के बिना, समाज की सेवा किए बिना आप राजनीति में जुड़ ही नहीं सकते, ना आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा तो एक जरिया है कि समाज सेवा के द्वारा ही हम राजनीति करते हैं, और राजनीति के द्वारा ही हम समाज सेवा करते हैं। मनोज नेगी का एक सवाल आया। प्रताप नेगी जी प्रणाम। आप युवाओं में एक युवा आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही आप एक कानून के ज्ञाता भी हैं। क्या किन्नौर जिले में पंचायती राज इलेक्शन में एससी का रिजर्वेशन आ रही है? क्या सही है? क्या किन्नौर का मूल निवासी एससी हो सकता है? कुछ प्रकाश डालें। इस पर जो है टिप्पणियां जो धन्यवाद। अभी कुछ दिन। जी धन्यवाद मनोज नेगी जी। आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जिला किन्नौर एक ट्राइबल क्षेत्र है। यहाँ पे ट्राइबल के ही लोग रहते हैं। तो अब किस कारणों से, कुछ प्रशासन की लापरवाहियों से जो ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम आ रहा है, कुछ लोग अपने आप को उस कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो ये उन्हीं की वजह से, और प्रशासन के जो पिछले 20 25 साल पहले जो एक मुहिम चली होगी, जो एक सर्वे हुआ होगा, उसी के तहत ये रिजर्वेशन आ रहा है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसको हम, आप इस मुद्दे को सबके सामने शेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जी जी, हम इन चीज़ों पर डिबेट नहीं करेंगे। राजनीतिक हमारा है, जी पंचायती राज चुनाव पर ही फोकस रहेगा।
और हम हमारा काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि प्रणाली आदि, विकास आदि इन्हीं चीजों पर देखना। और ये जो मैं हमारा पेज जो है, मैं एक चीज बता, धार्मिक और जातिवादों से अलग हटकर काम करता है। इस पर ना जी डिबेट करें तो बेहतर रहेगा। हाँ, जी अगर जी। आपको इसको अच्छी तरह से बेहतर समझना है तो इसमें बहुत सारे संशोधन आप पढ़ेंगे, आप कानूनी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। क्योंकि हमारा जो जनजातीय क्षेत्र ये मानते हैं कि ट्राइबल है और अधिकार दिया गया है, एसटी ही फाइट करेगा, एसटी ही चेयरमैन रहेगा, एसटी ही ये रहेगा। लेकिन इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। और ये रिजर्वेशन क्यों मिलता है आपको भली भांति पता है। जहां जिसकी बहुमत ज्यादा होती है चीजें, वहां पर उस प्रकार का दिया जाता है ये। इस पर मैं जी ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी कुछ पहले के एपिसोड में हमारे कैलाश जी ने बेहतर तरतीब से समझाया था इसके बारे में। ये होगा भी नहीं और कर भी नहीं सकते। ये इस पर हम मुद्दा डिबेट नहीं बहस का करेंगे। है, मगर लाइव में जी जी। जाकर बहस करने का नहीं है। ये कानूनी आपके लिए लड़ाई है, सवाल है, उसको लड़ा जाएगा। जी आपके लिए सवाल है। जी। जनाब, आपसे सवाल है। आप सांगला से है। सांगला में बहुत बड़े बड़े नेता, बीजेपी कांग्रेस दोनों में सांगला टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु खेद है कि सांगला का रोड पर आज तक किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर आपका विचार क्या है सर? देखो आरपी जी, जब हमारी सरकार थी, सांगला का रोड बड़ा अच्छे तरीके से और चकाचक था। अभी कुछ सालों से उस रोड की कंडीशन ठीक नहीं चली है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होता है कि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो ये रोड मेटलिंग का काम होता है, ये बड़े हमारे ऑफ सीजन में होता है। इसको लेकर मैं कई बार हमारे नेताओं से भी लड़ता हूं कि ये जो टायरिंग का काम है, इसको समर में किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह से क्या है कि उसकी जो क्वालिटी है रोड की, वो सही नहीं रह पाती है। अभी पिछले कुछ टाइम से हमारे सांगला का जो रोड है वो काफी हद तक खराब हो चुका है। बहुत ही खेद का विषय है। आने वाले समय में हम उस रोड के बारे में, चाहे हमें विधायक महोदय से सवाल उठाना पड़े या हमें प्रशासन से सवाल उठाना पड़े, हम आपके इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। सर, मैंने इस पर भी पूरे किन्नौर में ये देखा है कि बे सीजन में किया जाता है, जब होना चाहिए तब नहीं जी। होता। शायद इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि एक तो टाइम से, एक तो जो टेंडरिंग प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ी सी मतलब ऐसे टाइम में करते होंगे, फिर ठेकेदार हमारे को करना पड़ता होगा, फिर लेबर की हमारे प्रोवाइड करनी इंडिया है, में फिर जी। और हमारे फिर इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जो हमारा एक सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। जी जिस काम को जी हमने जी सही टाइम पे करना है वो हम कर नहीं पाते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही जी। लगता है पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर भी कुछ ऐसे ही कमियां होगी, जिसको हम टेंडरिंग प्रक्रिया कहते हैं, या कुछ और, कुछ फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है। तो उसको जो एक सही टाइम पे हम उसकी जो है अमली जामा उसको हम नहीं पहना पाते हैं, और बेसीजन में हम अभी भी कई जगह देख रहा हूं मैं। आपके उर्नी पुल के साथ अभी कुछ टाइम पहले जो टायरिंग हुई थी वो उखड़ उखड़ चुका है। हमने ऑपोजिशन में रहकर समय समय पे प्रशासन के द्वारा, मीडिया के द्वारा सड़कों की हालात को लेकर हमेशा क्वेश्चन किया है, और इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे जब तक जो है इसकी क्वालिटी पे सुधार ना हो। मेरे हिसाब से सर ये एक्चुअली क्या है, बोलते हैं ना, पुरानी चीजों को ही दोहराते रहना भाई। पहले से ही चलते आ रहा है, जैसे होता था इंदौरानी करना है, और दूसरा फिर उसके बाद लकड़ी का इकट्ठा करना, मटेरियल कोल तारों का इकट्ठा करना, फिर आगे इंडेंट देना, फिर वहां से आना। और इस प्रकार से डिले होता होगा। और इस प्रकार इसमें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी बनती है कि पहले मटेरियल लाए और पूरा सारी चीजें लाने के बाद फिर टेंडर किया जाए, जी जी बिल्कुल। तभी हो हमारी सकता है कार्य ये। प्रणाली, भारत में यही प्रॉब्लम है। यहाँ की जो कार्य प्रणाली है वही हम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो विभाग से भी आशा करेंगे हम, इस प्रकार के जो हमारे रोड वर्क्स के जो काम और टायरिंग मेटरिंग के होते हैं उसको जो है समर के टाइम में किया जाए, जिससे जो है उस रोड की क्वालिटी भी आए, और समय समय पर ठेकेदारों को चेक भी किया जाए कि उसका जो काम है वो टेंडर जो मिला है जिस ठेकेदार को, उसकी क्वालिटी है भी या नहीं है। उसकी मेजरमेंट भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर शेखर नेगी जी का है सर जी। चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैं वहीं पर पुराने चेहरे होते हैं, जब कोई नए फेस उभर कर होता है उसे दबा देते हैं। इतने यूथ है किन्नौर में, वो ओल्ड कैंडिडेट ही जो है रिपीट होते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये सच है सर? सभी दोनों पार्टियों में ये ऐसा हो रहा है क्या? मैं शेखर जी की बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर युवाओं की अनदेखी कह रहे हैं, या
फिर इलेक्शन को लेकर आप कहीं भी अनदेखी देखिए, किया। पंचायत में जानिए कि अभी मैंने पंचायत में एक चीज देखा है सर, जिन्होंने 15-15 साल, मतलब 15-15 साल काम किया, वो अभी अभी भी डटे, और नए चेहरे जो मौका नहीं दे रहे, ऐसे कई है, जैसे चार चार चीजों के लिए उठे हुए, पुराने भी उठे, नए भी उठे हुए। देखो, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है लोकतंत्र की इस लड़ाई में, प्रजातंत्र की इस लड़ाई में अपना जो है जी हक जी वो जी लड़े। मगर जी हाँ, जी कई जगह देखा आता है कि देखने में आता है वही लोग रिपीट करते हैं, तो हो सकता है पब्लिक उनको मानती होगी तभी वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमारे पार्टी के अंदर तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमने जो है जिला परिषद से लेकर बीडीसी से लेकर ग्राम पंचायतों में काफी युवाओं को, जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम कर चुके हैं, उन लोगों को हमने टिकट दिया है। बेशक ये पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं होते, फिर भी हमने जो हमारा एक कांग्रेस का समर्थन होता है उनको दिया है, और आने वाले समय में भी पार्टी के अंदर हम युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट आदरणीय प्रताप सिंह नेगी जी। जिस प्रकार से ये जो सवाल आता है कि नए चेहरे पुराने चेहरे के, इसके बारे में मैं अपना ये एक चीज कहता हूँ कि जो पुराना चेहरा तो वह एक्सपीरियंस होता होता है, उसने जो जमीनी स्तर का चीज देखा होता है और इसलिए उठता है, और जनता चाहती भी है, इस वजह से वो आगे उठता है, ताकि उसे पता है कि जनता का भरोसा मिलने वाला है, इसीलिए उठते हैं। और जो जो नए चेहरे हैं, उन पर एकदम भरोसा करना भी बहुत मुश्किल होता है। एक बार हाँ, ये अलग बात है कि नए चेहरों को एकदम, कभी कभार क्या करते हैं कि नए चेहरे एकदम हाई पोस्ट के लिए आते हैं, उन्हें जमीनी स्तर से आगे आना चाहिए, तभी जनता उन पर भरोसा करेगी। क्या ये मेरा सवाल गलत है सर? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। मैं एक इसमें थोड़ा सा अपनी एक राय जोड़ूंगा आपके साथ, अगर जी ये जी मेरी जी निजी राय होगी, इसको ना जी जी पार्टी से रिलेटेड हो ना कुछ। मैं आजकल जी देख रहा हूँ पंचायती राज में कुछ लोग तो खुंदक में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। जी जी, बिल्कुल सत्य है। है ना, वो बहुत गलत है। आप जी अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि जो आपका सशक्त उम्मीदवार है आपके उस क्षेत्र का, उसको आप जिताएं, अपने जो मनमुटाव है उसको दूर करें। मगर यहाँ देखा जाता है कि इलेक्शन में, चाहे वो वार्ड पंच का इलेक्शन हो, चाहे प्रधान उप प्रधान का हो, बीडीसी का हो, जिला, कुछ लोग तो जबरदस्ती एक दूसरे को हराने के लिए उठते हैं। वो बड़ी खेद का विषय है, और मैं समझता हूं इस बारे में हम सबको अपनी राय भी बदलनी चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी सशक्त उम्मीदवार को हराएंगे तो नेचुरली हमारे जो क्षेत्र का विकास है वो भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सत्य बोले सर। आपके लिए सवाल आया है जगत सिंह रुटियान जी का। प्रताप जी, प्राय जी देखने में आया है कि अवैध कब्जा प्रकरण के कारण भाजपा कांग्रेस के बहुत से योग्य व्यक्ति पंचायती चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जबकि विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में ऐसा ऐसा नहीं है। कोई सोल्यूशन निकाले ताकि पंचायत में भी इस प्रकार का जो है सभी लोग लड़ सके, या तो फिर विधानसभा और सांसद की जो भी है, इस चीज को भी बंद हो जाए। जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जी बिल्कुल, जी आपने सही कहा है। अवैध कब्जों को लेकर अभी कुछ 4 तारीख को भी कई जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि थे वो काफी लोग इसमें बाहर हुए हैं। हाँ, देखा गया है कि विधानसभा और लोकसभा में इस तरह का कोई जो है वो रोक नहीं है, तो इसको एक सामाजिक मुद्दा बनाकर, सब लोगों की एक, आम जनता की एक राय बनाकर इसको हम इसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में इस तरह का कोई रूल हो। अदरवाइज या तो फिर पंचायतों में भी ओपन तरीके से लड़ने दो। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इस बारे में हम सब की एक राय हो तो तभी हो सकता है। अदरवाइज आपको पता है, कार्यपालिका ही इस तरह के नॉर्म्स बनाती है, रूल बनाती है, तो इसमें आप जी। ज्यादा कहना भी मुनासिब नहीं समझूंगा। नहीं, क्या कानूनी प्रक्रिया है, इस पर अपील कर सकते हैं? अगर या तो पंचायत में भी इस प्रकार सुविधाएं दे, या फिर आप भी सुविधाएं बंद करें। कानून का दरवाजा तो आपके लिए हमेशा खुला है। आप कभी भी किसी भी मुद्दे पे आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर भी किया जा सकता है। सर, जैसे सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे अभी ये इसी मुद्दे पर है, क्या कोई आम आदमी भी इस पर कानूनी दावा ढाल सकता है सांसदों पर, एमएलओ पर, कि ये गलत है? वो तो कोई भी डाल सकता है। किसी भी जी। व्यक्ति को अगर लगता है कि ये गलत हो रहा है तो वो कर सकता है, तो कानून का दरवाजा खटखटा सकता है। आपके लिए सवाल है नरेंद्र नेगी का। पंचायती चुनाव में बाहरी लोगों का भागीदारी नहीं होना चाहिए, इस पर क्या जवाब देंगे?
बाहरी लोग जैसे JSW आया है तो कहने का मतलब है वो वोट डालते हैं नरेंद्र और भाई, जी आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी तो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। जी इसमें क्या है, ये लोग वोटर है, हमारे उस एरिया के वोटर है, नेचुरली वो वोट तो डालेंगे, इनका हक है। तो जी यही, इसमें भी एक राजनीतिक बात भी हो सकती है, कुछ लोग अपने समर्थन में लोगों का वोटर लिस्ट बनाते हैं। तो यही बात कल को विधानसभा में भी आती है। अगर हम अभी बोलेंगे कि पंचायतों में बाहर के लोग नहीं वोट डालेंगे, तो नेचुरली कल को फिर ये इस बात को हम विधानसभा वाले इलेक्शन में भी उठाएंगे। तो मैं तो जी समझता हूँ सबका राइट है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो तो वोट तो डालेंगे ही। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, आपको एक सवाल मिला होगा, लेकिन जब नाम है तो आपको मतलब वोट मान लेते आप उठ जाते तो आप तो चाहेंगे, दूसरे उठे तो आप नहीं चाह रहे हो, ये गलत बात है। जब मत का अधिकार है तो सबको बोलते हैं ना, मतदान मतदान के लिए किसी को रोक नहीं सकते हैं। हाँ लेकिन बाहरी विषय जो उठाया ये गलत है, सब है, सबका बाहरी लोग भी देखो, ये यहाँ एक पर आए। लोकतंत्र है। लोकतंत्र के जी अंदर प्रजातंत्र का एक सिस्टम है। भारतवर्ष जी में जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है दुनिया के अंदर। तो इसी लोकतंत्र के कड़ी के तहत ही ये सब चुनाव होते हैं। तो हम किसी आदमी को उसके वोट के हक को नहीं मार सकते। मेरा मतलब है, जब उसको संविधान के अंतर्गत हक है उसको वोट डालने का, और वो वोटर लिस्ट में है, तो नेचुरली वोट डालेगा। हम उसको रोक नहीं पाएंगे। यही आपका पंचायतों में होगा, यही आपका विधानसभा में होगा, वही लोकसभा में होगा। जी। आपके लिए सवाल है। एमसीएन की सवाल है, JSW डैम के नजदीक आप किन्नौर आते जाते रहते होंगे, सांगला सुंगला जाते होंगे सर, ध्यान दिया है आसपास कहीं? जी JSW जी जी डैम जी। के नजदीक में जो एरिया स्लाइड हुआ है काफी सालों से, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग बरसात के समय में जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। आपको इस विषय पर सरकार तक लाना होगा। जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और आपने हमें इस मुद्दे में जगाने की कोशिश की है। तो इस सवाल को हम चाहे विधायक के माध्यम से, चाहे हम प्रशासन के माध्यम से जरूर करेंगे। इसका वैसे सबसे बड़ा जो फर्ज है वो इसी कंपनी का बनता है कि वो अपने आसपास जो स्लाइडिंग जोन्स हैं उसको सही करे, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। तो इस जो आपका जो ये सवाल है उसको हम जरूर उठाएंगे। काशी नेगी जी हमारे किन्नौर के साहित्यकार है, बहुत अच्छे लेखक है। इनका एक सवाल है आपसे, पंचायती लोकतंत्र रूपी वृक्ष की जड़ें पंचायत लोकतंत्र रूपी वृक्ष की जड़ है, ठीक है जी। प्रताप जी, जी आप जी। विधि के ज्ञाता है, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि पंचायत चुनाव में उतर रहे प्रतिनिधियों को क्या राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के रूप में दिखना संवैधानिक परिदृश्य है? क्या ये सही है, जो राजनीतिक दलों देखो, का? मैंने पहले भी कहा है, पंचायत के चुनाव जो होते हैं वो आपके लोकल, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी शख्सियत है, आपके परिवार का कितना बड़ा दायरा है, आप कितने बड़े दायरे में आपका एक सर्कल है, तो ये सब चीजें देखी जाती है। और हाँ, जो कैंडिडेट प्रत्याशी होता है वो कहीं ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है, उसकी आस्था जरूर किसी न किसी राजनीतिक दल से होती है। तो वो अपने आजकल पोस्टर्स में वो अपने जो भी उनका आदर्श होगा, जिस भी पार्टी से वो समर्थित होगा आदमी, वो लगाता है, तो ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत भी नहीं है। बेशक चुनाव जो है चिन्ह पे नहीं हो रहे हैं। बहुत अच्छा सर, आपने युवा अध्यक्ष के दौरान बहुत सारे आपने सामाजिक चीजों को लेकर आपने रैलियां निकाली, जो एक सामाजिक हित के लिए होता है। जैसे मैं एक छोटी सी सवाल पूछना चाहता हूं, जब जैसे आप लोगों का किसी भी पार्टी का बूथ अध्यक्ष हो गया, युवा अध्यक्ष हो गया, क्या इनका कार्य सिर्फ ये रैलियां ही निकालना, या फिर कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं सर आप लोग? थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, समाज जी से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना ही मैं समझता हूँ राजनीति का सबसे बड़ा विषय है। अगर आप समाज जी से जुड़े मुद्दे ना उठा पाए तो मैं समझता हूँ राजनीति करना बेकार है। जी जी। जी। बहुत बेहतर सर। आपने अपने निजी अभी तक जो राजनीति के सफर में किन किन मुद्दों को ज्यादा तूल दिया सर, जिस विषय पर अभी काम हुआ है? हमने ज्यादातर, हमारी तो एक यही रहती है कि कोई गरीब हो, किसान हो, वो किसी किसी के दबाव में ना जाए, किसी गरीब का भला हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आप समझ सकते हैं, चाहे उसको हम प्रशासन के द्वारा काम कराएं, चाहे हम अपने
विधायक के द्वारा काम कराए, चाहे हम उनको मुख्यमंत्री के द्वारा काम कराए, तो हमने इन मुद्दों को पिछले 5 साल में बखूबी किया है, और आने वाले समय में भी हम लोगों की जनभावों को देखते हुए कार्य जरूर करेंगे। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है आदरणीय प्रताप सिंह नेगी जी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जन मुद्दों को आवाज उठाना एक हक बनता है, क्योंकि जब तक जन मुद्दे नहीं उठेंगे विकास कार्य में रुकावटें आती है, क्योंकि ये सभी पार्टियां करती है और सभी का एक मकसद बनता है। और इन्होंने भी अपने कार्यकाल में जन मुद्दों को उठाया है, जो कार्य प्रगतिशील पर हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास 10 मिनट है सर, आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर राजनीति के द्वारा? युवाओं को मेरी तरफ से तो, जितने भी अभी पंचायतों में जितने भी युवा उम्मीदवार है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, चाहे वो जिस भी दल से हो, जिस भी राजनीतिक दल से उनका संपर्क हो। आने वाले समय में आप सभी युवाओं से यही आशा करूंगा कि आप किन्नौर के मुद्दे, विकास के मुद्दे, अपने पंचायत के मुद्दों को आप बखूबी निभाएं, और उसको लड़ने में आप अपने ग्रामवासियों का सहयोग भी लें, अपनी पंचायत का सहयोग भी लें, और उसको लड़ें। लड़ने में जब जो आपका हक है उसको आप लड़कर, अगर आप उस हक को लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जी, बहुत अच्छा। सर, एक महत्वपूर्ण विषय आजकल चला हुआ है हमारे इसी डिबेट में, कि जी। किन्नौर में जहाँ जहाँ मतलब लोगों की जैसे बस स्टॉप है, आपने भी थोड़ा सा जी। ध्यान देना। ये आप पढ़ रहे हो, मैं काफी सालों से इन्हीं चीजों पर रिसर्च कर रहा हूँ कि जगह जगह पर हम बड़े बड़े वो बोर्ड लगाते हैं, गेट बनाते हैं। आपने देखा होगा वांगतू का गेट है, अब हमारा किन्नौर गेट भी लग रहा है, फिर आगे पीओ गेट लग रहे होंगे, टापी गेट लग रहे होंगे। लेकिन जहां जहां बस स्टॉप होता है वहां पर सर एक तो क्या बोलते हैं, रेन शेल्टर की व्यवस्था नहीं होती, एक बायो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती। आप वांगतू को ही मान लीजिए, वांगतू बहुत पुराना एक राजाओं के जमाने का एक रहा है, क्योंकि वांगतू में ही सारे पहले वहाँ राजे लोग आकर बैठते थे, फिर आगे की प्लानिंग करते थे कि पिन वैली जाना है, फिर कहाँ जाना है। तो अभी तक वांगतू में जो मेन है कटगांव एरिया, भावा एरिया सारा कवर करता है, वहां पर रेन शेल्टर नहीं है। ऐसे ही आप जाएंगे आगे पवारी खाप तक, काजा तक, कई छोटे छोटे अकपा उकपा साइड, ऐसे जगह कई जगह दिक्कत आती है। तो क्या आप हमारे नेता तक इस चीज को पहुंचाएंगे सर कि रेन शेल्टर और बायोटेक की जो है आगे ये तक इसका सबसे ज्यादा काम हो? ये बहुत अच्छा आपका एक सामाजिक मुद्दा है। जी आपने देखा होगा जब जगत सिंह नेगी जी डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे पिछले टेन्योर में, तो जी किन्नौर के अंदर जो ये आप बायो टॉयलेट्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, काफी जी आपने पीओ के आसपास के एरिया में काफी देखा होगा। जहां जहां पे टॉयलेट्स की दिक्कत थी, रेन शेल्टर्स की दिक्कत थी, तो हमारे टाइम में काफी एक शुरुआत पीओ, मतलब किन्नौर के हेडक्वार्टर से लेकर जगत सिंह जी की जो सोच थी उसको शुरू करने की कोशिश की गई, और काफी हद तक बने भी है। आपने बहुत जगह देखना, आपने बहुत अच्छे अच्छे रेन शेल्टर बने हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के रेन शेल्टर बने हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के ये बायो टॉयलेट्स थे। मगर आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, किन्नौर का प्रशासन पूरा रिकांगपिओ के अंदर बैठता है, वहां पे जितने भी ये बायो टॉयलेट थे आज एक भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुखदाई है, इतने पैसे खर्चने के बाद, पब्लिक का पैसा लगने के बाद जो है, जो वहाँ हमारा जो प्रशासन है, जो हेडक्वार्टर के अंदर बैठा है, वो उस नींद में सोया हुआ है। और इन मुद्दों को लेकर भी हमने काफी बार महोदय, डीसी महोदय के माध्यम से, चाहे एसडीएम महोदय के माध्यम से जो है, इन आवाज, इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है। आपके लिए सवाल आया नहीं कि अशोक जी का, किन्नौर में बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, क्या हमारे किन्नौर में भी कुछ परसेंट जो है बिजली फ्री होना चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ऐसा काम? ये एक अच्छा मुद्दा है अशोक भाई। आप सब, जी। हम सब मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार को जगाएंगे, सरकार को चेताएंगे तो जरूर होगा। क्योंकि ये हमारे और आपके लेवल का भी नहीं है। अगर हम सब सब मिलजुल कर इस मुद्दे को उठाएंगे तो जरूर जरूर है, सरकार के कानों तक बात जाएगी और कुछ ना कुछ इसमें हासिल होगा किन्नौर को लेकर। वाईजी नेगी का सवाल है, प्रताप जी आप एक अधिवक्ता के साथ साथ एक कांग्रेस के युवा लीडर भी है। ग्राम सतर पर आज के दिन कांग्रेस में की मजबूती के लिए क्या कदम उठाया गया है? मतलब कांग्रेस की मजबूती के लिए आपने क्या कदम उठाया युवा अध्यक्ष के होते हुए सर अभी तक? नमस्कार। मैं, पार्टी की जहां मजबूती की बात है, आज हमने पूरे किन्नौर के अंदर ग्राम लेवल पर
वीसीसी विलेज कांग्रेस कमेटियों का गठन किया है। उसमें हम युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, उसमें हम महिलाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। हाँ, जब मेरा टेन्योर था जिला किन्नौर के अंदर, तो हमने यूथ की अलग से हर गांव में हर बूथ पर एक अलग से कमेटियां बनाई थी, और उससे हम अपने युवाओं को अपने साथ जोड़ते थे। आपके लिए सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे भावानगर में कई सारे आसपास से जुड़ते हैं, भावानगर एरिया कई आसपास से जुड़ते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी कॉलेज और शिक्षा के लिए हमारे बच्चे बहुत दूर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे शिक्षा लेने से छूट जाते हैं, और गांव कमजोर वर्ग के लोग बच्चे बाहर नहीं भेज सकते। कहने का मतलब है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है कि कमजोर वर्ग के बच्चे जो है, माँ बाप जो है बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, और ऐसी सुविधा हो, कॉलेज कॉलेज सारा यही हमारे भावनगर एरिया में हो, क्योंकि वो कविराज जी, हमको। आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, और ये मेरे जहन में भी ये बात है। बाबानगर के अंदर आसपास एक कॉलेज होना चाहिए, और इसको हमने हमारी सरकार के होते हुए भी इस मुद्दे को उठाया था। मगर प्रॉब्लम क्या है, किन्नौर के अंदर हमारे पास एकमात्र कॉलेज है रिकांगपिओ के अंदर। वहां भी पूरी तरह से स्ट्रेंथ नहीं है। सिर्फ 400 या 500 स्टूडेंट्स वहां पे आज की डेट में पढ़ाई करते हैं। इतने बड़े बड़े हॉस्टल्स बने हैं, वो हॉस्टल खाली के खाली रहते हैं। तो यही कारण है कि भावानगर का जो कॉलेज का मुद्दा है वो लटका हुआ है, क्योंकि अगर जब तक हमारे पास पीओ में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, हम अपने बच्चों को, हम अपने भाई को, अपने बहनों को उस कॉलेज के अंदर ना पढ़ाएं, तब तक ये मुद्दा आपका दरा का दरा रह जाएगा। जी, धन्यवाद रवि जी। आपके लिए सवाल है कि किन्नौर में कहीं भी क्रेशर प्लांट नहीं है। किन्नौर के लोगों को रेता बजरी के लिए रामपुर को रुख करना पड़ता है। क्या किन्नौर में कोई पार्टी इस समस्या का समाधान के लिए सोच रही है? सुशील सुशील यादव जो सुशील भाई, इंजीनियर है हमारे। आप खुद इंजीनियर है। आपको पता जी। है क्रेशर प्लांट की जो फॉर्मेलिटीज है वो हिमाचल प्रदेश से लेकर, सरकार से लेकर केंद्र की जो सरकार है उसकी फॉर्मेलिटीज और एनवायरमेंट्स को लेकर इसमें बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो शायद मुझे लगता है किन्नौर के काफी लोगों ने क्रेशर प्लांट के लिए अप्लाई भी किया होगा, मगर उनको सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी। तो अब कारण यही है, आप समझ सकते हो, आप तो खुद इंजीनियर है। तो क्रशर प्लांट तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जब कंपनियों को सरकार क्रशर प्लांट देती है तो इसमें क्रशर प्लांट तो है, निजी आदमी लगा सकता है, मगर अब उसको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा वो शायद इसी कारण आज तक कोई प्लांट नहीं चल रहा है। हाँ, एक हमारे रक्षम में जरूर है, राजकुमार जी का प्लांट है। वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है, मतलब वहां के हमारे सांगला वैली के आसपास के लोगों को तो उनका क्रशर का प्लांट का जो भी रेता बजरी है वो जाता है। आदरणीय, मैं इसमें इसी बड़े विषय बड़े। पर आता हूँ। इसी विषय पर आता हूँ। जिस जी। प्रकार से किन्नौर में कंपनियां हैं, जैसे एनजेपीसी हो गए, जेएसडब्ल्यू हो गए, और हमारा सरकारी भी है, ये सालाना जो है डैम की जो है सफाई करवाता है, और उन रेताओं को बाहर निकालता है, लेकिन कुछ कंपनी अब रेवेन्यू अपने आप बटोर रही है, जबकि ये इफेक्टेड एरिया को दे देना चाहिए। नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसी बात तो नहीं है कि इफेक्टेड एरियाज को उस एरिया का, उस कंपनी का रेता बजरी नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से मिलता है। हाँ, हो सकता है कई जगह ना मिलता हो, मगर मैं अपने एरिया की बात करना चाहूँ तो नहीं, वहां पे। हूँ रॉयल्टी मतलब ऐसे है कि उन्होंने तो साफ करना है तो पैसे लेती है ना, वो कहने मतलब पैसे लेती है, कुछ परसेंट पैसे नहीं, लेती है वो शायद। लोग वो ये करते हैं, कंपनीज क्या करती है, वो ऑक्शन पे किसी ठेकेदार को दे देती है। हाँ, उसका जो पैसा है, माइनिंग फॉर्म होता है एक माइनिंग एक्ट के तहत, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है सरकार को जाता है। अगर आप कुपा से वो रेता या बजरी ले जा रहे हैं तो उसमें एक एम फॉर्म भरना पड़ता है, उसका जो पैसा है वो सरकार को जा रहा है। तो एक प्रकार से सरकार को रॉयल्टी तो मिल रही है। जी, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले शायद इसकी आवाज वहाँ के आपके सांगला के ही जो मैं भूल जाता हूँ उनका नाम, वो उठा रहे थे आवाज जी। रॉयल्टी पर। तो धन्यवाद, आप नहीं, हमारे मंच मैंने से। देखो, मुझे हो सकता है वहां पे कई जगह पे एम फॉर्म ना दिया जा रहा हो सकता है 10 गाड़ियां हैं, 10 में से 5 में नहीं दिया। मैं इसको नहीं, हमें इस बात बताना, अब पे मुझे याद आ गया, ये क्लियर भी विनय नहीं जी का हूं। सवाल था। सांगला से विनय मैं जी ने समझ सवाल उठाया था, रेवेन्यू बटोरती है वो कंपनी। मैं समझ गया, पर मुझे लगता है जहां तक मेरी नॉलेज है वहां पे, अगर आप वहां से रेता या बजरी ले जा रहे हैं तो वहां इन्फॉर्म दिया जाता है। तो इसमें तो प्रशासन या पुलिस की नालायकी है या फिर माइनिंग डिपार्टमेंट की नालायकी है, अगर बिना इन्फॉर्म के वहां से
जो है रेता बजरी जा रहा है, तो सरकार को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो प्रशासन का फर्ज बनता है। हाँ, अगर हमारी यही नॉलेज विषय में आपने डाला है, हम भी कोशिश करेंगे इस मुद्दे को चेक करेंगे कि सर, अगर इस इन्हीं तरह की कोई इन्हीं विषय धांधलियां। पर आता हूँ मैं। जब सुशील जी ने ये सवाल उठाया, इन्हीं विषय पर आता हूँ। हमारे को जरूरी नहीं है सर कि क्रेशर प्लांट अलग से लगाने का। करछम में जीएसडब्ल्यू का क्रेशर प्लांट है। उससे उससे हमारे को जो है पूरे किन्नौर को जो है रेता बजरी मिलना चाहिए। कुछ ऐसा एक प्रावधान बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इफेक्टेड एरिया में आते हैं सभी। और हमारे ही पानी से वो जो है बिजली बनाकर रुपए इकट्ठे कर रहा है। तो ये जनता का हक बनता है कि ऑलरेडी जब कृषि प्लांट उसका बना तो उसका उपयोग के द्वारा हमें मिले। ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा मुझे बताया है। वहां पे जो जेएसडब्ल्यू का प्लांट है वो तो बहुत बड़ा प्लांट है, उससे पूरे किन्नौर की सप्लाई हो सकती है, आपके इफेक्टेड एरिया को ही नहीं। तो आपके इस मुद्दे को हम अपने पार्टी के अंदर हमारे नेता के पास, विधायक जगत सिंह नेगी जी के द्वारा जो है इसको हम सरकार तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आपके साथ जो आज हमने बात की उसमें दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण लगे सर। इसके लिए आपने बहुत गहराई से ध्यान दे। एक तो जो सुशील जी ने आवाज उठाया जी। क्रेशर प्लांट वाला। देखिए सर, नव निर्माण होने हैं, सबको होना है, जरूरत बिल्डिंगें आज सब बनाते हैं, घर मकान सबको जरूरत पड़ती है। निगुलसरी से लेकर सोमरा तक जो है हमारा किन्नौर पड़ता है। तो क्यों ना हम उसी कंपनी से जो है अपना जो है वो रेता बजरी लें, और वो हमारे को कुछ बिल्कुल। रॉयल्टी पर दें। बिल्कुल। बात आपकी और बिल्कुल दूसरा ठीक है। किन्नौर में तो ट्राइबल एरिया होने के नाते जो हमारे हक हुकूक है उसमें बिल्कुल क्लियर है। जो हमारा ट्राइबल लॉज है उसमें भी बिल्कुल हक, जो हमारा हक हुकूक है, रेता बजरी रोड़ी हम ले जा सकते हैं। दूसरा तो मुद्दा सर, कंपनियों। रेन शेल्टर मैंने आपको बता दिया सर। वांगतू हो गया, आपका चोलिंग हो गया, और आपका करछम हो गया, आपका आप ऊपर जाएंगे आपका खादुरा हो गया, अकपा हो गया, स्कीबा हो गया। ऐसे होते तक अपर किन्नौर तक बहुत दिक्कत है। लोग सर्दियों में जो बसों के इंतजार में, ठंड में, बारिश में भीगते रहते हैं। इन चीजों पर ध्यान देना होगा। ये दो बातें जी आपको जी। आगे आगे ले आना होगा। इस मुद्दे को, ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस मुद्दे को हम आगे जरूर रखेंगे। मैं तो ये समझता हूं, अगर हमारी सरकार दोबारा से हिमाचल प्रदेश में काबिज होती और हमारे माननीय विधायक जी दोबारा कई मंत्री होते या चलो विधायक भी रहते, तब भी हमने इस मुद्दे को उठाना था। और ये इसकी शुरुआत जगत जी ने अपने लेवल पे कर दी थी। रिकांगपिओ के आसपास का जो एरिया है वो इस तरह से ब्यूटिफिकेशन हो रहा था, तो धीरे धीरे हम इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे सरकार के द्वारा, चाहे हमारे प्रशासन के द्वारा, चाहे विधायक जी के द्वारा। आपका जो ये मुद्दा है इसको हम जरूर आवाज उठाएंगे। और सर, जाते जाते मैं एक आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत आपका ही निजी पूछेंगे। कहने का मतलब ये है, हम जैसे राजनीति में आते हैं, पक्ष विपक्ष को तो बहुत गालियां देते हैं। क्या कभी आपके निजी जीवन में किसी विपक्ष पार्टी का केस आया और उसने आपने हैंडल किया है उनको? जी बिल्कुल करता हूँ। जी। मेरा जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन अलग है, राजनीति अलग है। प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह से लेता हूँ और राजनीति को राजनीति की तरीके से। हमारे पास सर, कई आप कई लोगों अब के केस है जो। आगे की राजनीति में आपका सफर कैसा रहेगा? क्या आप कहीं चुनाव लड़ेंगे किसी मुद्दों पर, मतलब अपने गांव से, एरिया से? ये तो अब ऊपर वाले की जो भी रहनुमाई होगा उसमें जो भी उसका हक होगा वो देखा जाएगा। हाँ, मैं पार्टी के अंदर लोगों के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ, चाहे सामाजिक युवाओं के साथ, मैं इसमें जुड़ा रहूंगा और मैं अपना काम जो है बखूबी करता रहूंगा। चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे काम करने का मौका मिले, चाहे दूसरे तरीके से, चाहे इलेक्शन लड़ना पड़े, तो मैं करता रहूंगा। जाते जाते जो नए प्रतिनिधि जो नए लोग आएंगे, जो हमारे पंचायत में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पक्ष विपक्ष के दोनों ही होंगे। सभी प्रतिनिधियों से मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि आप उसमें राजनीतिक मुद्दे को या राजनीतिक कारण को छोड़कर अपने गांव का विकास करें, अपने एरिया का विकास करें और अपने किन्नौर का विकास करें। जी। धन्यवाद। आप जाते जाते आप एमसीएन के दर्शक और एमसीएन के लिए कुछ कहेंगे आप? मैं पहले भी कह चुका हूं, आपका ये जो मुद्दा है वो, जिस मुद्दे को लेकर जिस शुरुआत आपने एमसीएन पेज के तहत की है उसके लिए आप बधाई के पात्र है। और आशा करूंगा आप किन्नौर से रिलेटेड मुद्दे जो है समय समय पे उठाते रहेंगे, और जी। इसी तरह लोगों की भागीदारी आपके चैनल के साथ बढ़ती रहेगी, और लोगों के अंदर जो एक आप ज्ञान बांटने का काम भी कर रहे हैं उसमें भी आप बधाई के पात्र हैं। जी।
धन्यवाद सर। मैं फिर अभी हमारा एक नेक्स्ट एपिसोड चलेगा, उसमें जरूर बुलाऊंगा आपको दोबारा। जी जरूर। हो सके तो आप मुझे नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बुलाएं। और सभी दर्शकों से भी मेरा यही आग्रह है कि अगर आप लोगों को कोई मुद्दा लगता है जी कि जी। ये मुद्दा होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जो जो भी प्रकार, जिस प्रकार का ही मुद्दा होता है, आप बिल्कुल निसंकोच होकर जो है आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। सभी जी दर्शकों का, एमसीएन के जितने भी दर्शक होंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। जय किन्नौर। धन्यवाद जी। जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े थे पूर्व अध्यक्ष जो युवा के हमारे प्रताप नेगी जी, जिनसे आज हमने 1 घंटे के एपिसोड में जाना कि किस प्रकार से उनका राजनीति का सफर रहा, और कुछ हमने जनहित की बात की। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि चुनाव से पहले मेरी एक ऐसी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं को एक ही मंच में लाकर दोनों को विजन को हम जानेंगे, और आपके सवालों के जवाब जो है दोनों देंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों पार्टी आए और हमारे मंच से जुड़े, और किन्नौर के अग्रसर होने के लिए हमारे मंच से जुड़कर लोगों के साथ बातचीत करें। मेरा प्रयास है अगले एपिसोड में जरूर दोनों प्रवक्ताओं, किन्नौर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं को आपके सामने लेकर आऊंगा। जिनके कमेंट्स नहीं पड़े हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि समय के अनुसार में जो ज़्यादा मैं प्रतिक्रिया या उनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाया। धन्यवाद। फिर कल के एपिसोड में हमारे पास किन्नौरी संध्या है। किन्नौरी संध्या में हम मिलेंगे पागलपंथी के आर्टिस्टों से। और तब तक के लिए नमस्कार। जय किन्नौर।